हाँ, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू, ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ये लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है डिवेंचर वगैरह पर, हमेशा इंटरेस्ट हम लोग मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू पर। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स ही आपका सही जवाब है। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट। इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन ड्यू डेट। मतलब अगर आपने सिक्योरिटी एकदम ड्यू डेट पर ही क्या किया है, बेचा खरीदा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या लिखा है इन्होंने? इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर। इंटरेस्ट होल्डर को हम लोग पे करते हैं, इंटरेस्ट होल्डर को हम लोग पे करते हैं। मान लीजिए 31 मार्च से लेकर 31 मार्च, क्या लिखा मैंने ये 2010, 1 अप्रैल 2011। अभी इसने परचेज कभी कर लिया मान लीजिए 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2011 को। तो जब इसे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मान लीजिए हाफ ऑफ पीरियड पर मिल रहा है, इंटरेस्ट मान लीजिए हाफ ऑफ पीरियड पर मिल रहा है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। यहाँ जून में एक बार और एक बार दिसंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं जब इंटरेस्ट दिया जाएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट दिसंबर में दे रहे हैं, दिसंबर में इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं, तो होल्डर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा मतलब जिस दिन खरीदा था उस दिन तक का मिलेगा, या पूरा जून से लेकर दिसंबर तक का मिलेगा? जो होल्डर है, जिसके पास है इस टाइम डिवेंचर, उसे एक्चुअली जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेकर आज इंटरेस्ट वाले दिन तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा, या पिछले इंटरेस्ट डेट से लेकर इस इंटरेस्ट डेट तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है, तो आप बताइए जिगजैग वाला सही है या सीधा लाइन वाला सही है? यस बोलिए, जिगजैग वाला सही है या सीधा लाइन वाला सही है? या दिसंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे परचेज किए हुए डे से लेकर आज तक का मिलेगा, या पिछले इंटरेस्ट डेट से लेकर आज तक के इंटरेस्ट डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा? बोलिए, जिगजैग वाला सही है या सीधा लाइन वाला सही है? आवाज आ रही ना भाई? यस सर। तो देखिए, आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं, डिवेंचर किसी के भी पास हो, डिवेंचर हमेशा 6 6 महीने का मिलता है, और वो भी जिसके हाथ में है उसको दे दिया जाएगा, जिसके हाथ में डिवेंचर है उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर वो चाहे खुद रखे या पहले वाले को दे, उसकी मर्जी। तो मान लीजिए ये जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। जून से दिसंबर 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने परचेज कभी किया, ये डेट कम करना पड़ेगा ना, 10 तारीख रखना पड़ेगा।
1 अक्टूबर को परचेज किया माना जाए तो देखिए 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना इधर है और 3 महीना इधर है, तो उसको मिल जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। अब 3 महीने का अगर वो पहले ही सेलर को दे चुका है इंटरेस्ट तो उसे नहीं देगा, और अगर नहीं दिया है तो बुलाकर उसे दे देगा। 3 महीने का उसे और 3 महीना खुद रखेगा। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में क्या हुआ था उसके हिसाब से कहेगा कि 3 महीने का उसने इंटरेस्ट पहले ही उसे दे दिया है खरीदते टाइम या नहीं दिया है। लेकिन इसके हाथ में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा 6-6 महीने का मिलेगा, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट इसके हाथ में मिलेगा। बराबर है? ठीक है, तो फाइनली एक बार वापस से बोलता हूँ, जरा समझ लीजिए फिर मुझे आंसर दीजिए। कभी भी डिवेंचर जिसके हाथ में है उसे 6-6 महीने का ही मिलेगा। जून पर मिलेगा 6 महीने का, फिर दिसंबर पर मिलेगा 6 महीने का, जून पर मिलेगा 6 महीने का, फिर दिसंबर पे 6 महीने का, जून पर 6 महीने का, फिर दिसंबर पर 6 महीने का, हमेशा 6-6 महीने का ही मिलेगा। अब कंपनी ने उसके हाथ में 6 महीने का दे दिया, अब उसको जब 6 महीने का मिला तब वो सोचेगा कि मैंने सेलर को इंटरेस्ट दे दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो बुलाकर उसके हिस्से का दे दूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, हमेशा डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 6 महीने का मिलेगा। इसमें कब खरीदा था उससे कंपनी को मतलब नहीं है, कब खरीदा था उससे कंपनी को मतलब नहीं है। ठीक है, कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट देने से मतलब है, वो 6 महीने का देगी। तो आप जरा पढ़कर देखिए और बताइए मुझे। इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा होल्डर को, जिसके पास भी इंटरेस्ट है उसे पे किया जाएगा। ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को पे किया जाएगा, मतलब ये मेरा ड्यू डेट दिसंबर, दिसंबर को ड्यू डेट रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब जब से उसने होल्ड किया हुआ है तब तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे। तो बोलिए अभी आप लोग को ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? फटाफट बोलिए, सही गलत कुछ भी बोलिए, फटाक से ट्रू फॉल्स, तो बात होगी उसके ऊपर। बोलिए फटाफट। फॉल्स। फॉल्स है। हाँ, इसमें आपको मैंने समझा दिया। ये होल्डिंग डेट जो ब्लू में लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ नीचे, अब ग्रीन हो गया, तो ये होल्डिंग डेट से कोई मतलब नहीं है, उसको हमेशा 6-6 महीने का मिलेगा। कंपनी 6 महीने का दे के जाएगी, अब मिलने के बाद उसकी मर्जी, वो कैसे बांट रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। पहले दिया था तो नहीं देगा इंटरेस्ट बेचने वाले को, और अगर नहीं दिया था तो दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपने देख लिया, आंसर लिख देता हूं मैं, इसका फॉल्स है। नेक्स्ट बढ़ा जाए। इफ अ सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड ऑन द एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट को ट्रांसफर हुई, मतलब जिस दिन अपने को इंटरेस्ट मिलता है उसी दिन ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जरा फिर से, ये खराब हो गया, गंदा हो गया, इसको मिटा कर देते हैं। बिजनेस का जो टाइम पीरियड है बताइए, 1 अप्रैल 2010 लेता हूँ तो 31 मार्च 2011। आपको इंटरेस्ट कब कब मिलता है वो बताइए। तो इंटरेस्ट मान लीजिए आपको मिलता है एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अब ये लोग बोल रहे हैं उसने बेचा कब, वो देखिए। अगर उसने एग्जैक्ट डेट पर बेचा है, दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला था और दिसंबर को ही क्या किया उसने, सेल कर दिया, दिसंबर को ही उसने क्या किया, सोल्ड किया। तो अब जरा चेक करके बताइए, ये पूरे पीरियड तक, ये पूरे पीरियड तक डिवेंचर किसके पास था, सेलर के पास।
क्योंकि वो बेच रहा है, एकदम दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा और दिसंबर को ही बेच रहा है, और ये पीरियड तक किसके पास था? परचेजर के पास था। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट डेट पर आप बेचते हैं, एग्जैक्ट डेट पर अगर आप सेल करते हैं, दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला था और दिसंबर पर ही आपने क्या किया? सेल किया। तो फिर बताइए, इफ अ सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड ऑन द एग्जैक्ट डेट व्हेन इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू, जब इंटरेस्ट मिलने वाला था उसी दिन आपने क्या किया? सिक्योरिटी को बेच दिया। तो फिर ये लोग पूछेंगे किसका हक बनता है? द इंटायर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ड्यू डेट बिलोंग टू द परचेजर। तो द इंटायर इंटरेस्ट, तो पूरा इंटरेस्ट जो है तभी तक का जो बन रहा है वो परचेजर का माना जाएगा। अब आप बोलिए ट्रू है कि फॉल्स है? दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है और दिसंबर को ही बेचा गया, तो दिसंबर तक तो डिवेंचर सेलर के पास था, तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो सेलर को मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने परचेज False. है ये स्टेटमेंट। स्टूडेंट जरा आप लोग क्या है ना, माइक ऑन करके आंसर दीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। माइक ऑन करके जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। इफ अ सिक्योरिटी is transferred any date other than due date of the payment of interest। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट वाले डेट पर नहीं, इंटरेस्ट वाले डेट पर नहीं बेचा गया, तब कब बेच दिया गया भाई? तब कब बेच दिया गया देखा जाए। तब ये लोग कह रहे हैं कि किसी अदर डेट पर बेचा गया। दिसंबर बीचों बीच में नहीं आएगा ना, इधर है दिसंबर, दिसंबर से फर्स्ट जैन हो गया वही ना। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर बेचा गया साल के बीचों बीच में, कौन सा डेट है? फर्स्ट, ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर 2020। इस डेट को अगर सेल किया गया, मतलब ड्यू डेट को नहीं किसी दूसरे डेट को सेल किया गया, तो अब देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं ये लोग। इस डेट पर बेचा गया, तो ये लोग पूछना चाहते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है, क्या लिखा था? अदर देन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से अलग डेट पर क्या की गई? सेल की गई। द परचेजर हैज द राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर एज हिज इनकम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, 1 अक्टूबर डेट ऑफ ट्रांसफर है, 1 अक्टूबर डेट ऑफ ट्रांसफर है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता है, डेट ऑफ ट्रांसफर तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस पर किसका हक होता है? सेलर का। और डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद का जितना भी पीरियड है उसके इंटरेस्ट पर किसका हक बनता है? परचेजर का। ठीक है, तो आप बताइए इन लोगों ने क्या कहा है? The purchaser has the right to claim the interest up to the date of transfer of his income। तो ड्यू मतलब परचेजर हैज राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर पर मैंने किसका हक बताया? सेलर का। लेकिन ये लोग किसका बोल रहे हैं? परचेजर का। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? फॉल्स बोल रहे हैं। इनका आंसर क्या है फिर? मतलब इनका सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बात समझ में आई क्या भाई?
बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना बोलते रहिए भाई। समझा सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जिसका फटाफट रिस्पांस नहीं आएगा मैं उसे मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। जब आपको रिस्पांस नहीं करना है तो मीटिंग में रहकर आपका कोई मीनिंग नहीं है। आंसर पूछा तो फटाफट बताइए। इफ अ सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड ऑन एनी डेट अदर देन ड्यू डेट, मतलब यही वाला सिचुएशन। सिक्योरिटी ट्रांसफर की जा रही है इंटरेस्ट वाले डेट पर नहीं, किसी भी अदर डेट पर ट्रांसफर की जा रही है, मतलब 1 अक्टूबर को। तो फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द सेलर हैज द राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर एज हिज इनकम। तो सेलर जब बेच दिया तो उसके बाद सेलर का कौन सा हक रहता है? सेलर बेच दिया तो आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद सेलर का कोई हक हक है क्या? नहीं। बेचने के बाद तो सेलर का हक खत्म हो गया। तो इन लोगों ने कहा है कि बेचने के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो सेलर का होगा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोलिए, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। ये सेंटेंस क्या है आपका? फॉल्स है। ये दिखती बात है कि सेलिंग के बाद के पीरियड का, आफ्टर सेलिंग, सेलर का कोई हक नहीं होता है, जिसने खरीद लिया उसका हक होता है। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस था, फॉल्स। ईएक्स इंटरेस्ट प्राइस तो आपको पता होना चाहिए। ईएक्स और कम में क्या बताया गया था, किस तरह से बताया गया था? तो ईएक्स इंटरेस्ट प्राइस लेस accrued interest is equal to cost of investment। तो EX प्राइस जो भी होता है उसके अंदर क्या बताया गया था? एक्स्ट्रा होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। जब लेस करोगे, क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट। तब आपको क्या मिलेगा? जब इंटरेस्ट लेस कर दोगे तब आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा। तो आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि अगर ईएक्स प्राइस दिया हुआ है, ईएक्स प्राइस दिया हुआ है तो उसमें ईएक्स मतलब एक्स्ट्रा होता है। ईएक्स मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। ईएक्स मतलब एक्स्ट्रा होता है। जब उसमें एक्स्ट्रा अलग से दिखाओगे, एक्स्ट्रा उसके अंदर और डालोगे, तब आपका क्या होगा? कॉस्ट तैयार होगा। मतलब क्या होता है इसका मैं समझाता हूं। जो कॉस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट का, वो होता है एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस जो है कितना है, मतलब फेस वैल्यू उसका क्या है, या मार्केट वैल्यू क्या है उसका। मार्केट वैल्यू आप पकड़िए, फिर उसमें इंटरेस्ट प्लस कीजिए, तब आपका क्या है? कॉस्ट बनता है। तो कभी भी अगर ईएक्स दिया है तो उसमें एक्स्ट्रा डालना होता है। एक्स्ट्रा डालोगे तब कॉस्ट आपको पता चलेगा टोटल। ठीक है। और अगर कम वाला है, कम कम वाला है तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें? कम मतलब क्या बताया गया आपको? कम करो मतलब लेस करो। तो जो भी आपको मार्केट प्राइस दिया रहेगा उसके अंदर इंटरेस्ट ज्वाइंट हो गया है, तो अगर आप उसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट, तो अब आपको पता चलेगा कि उसका कॉस्ट कितना है।
एक्स्ट्रा वाले में कभी भी एक्स्ट्रा वाला जो अमाउंट दिया हुआ है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा मतलब प्लस करना पड़ेगा, उस अमाउंट में हम हमेशा प्लस करेंगे, तब हमें मार्केट वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों देने के बाद हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट मुझे कितना पड़ा। ठीक है, कितना पड़ा वो हमें पता चलेगा। ठीक है, और अगर कम दिया हुआ है तो हम क्या है मार्केट वैल्यू में से इंटरेस्ट लेस करके फिर कॉस्ट को पता लगाएंगे। तो याद रखिए हमेशा एक्स्ट्रा मतलब प्लस और कम मतलब लेस। तो वर्ड खुद ही समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव प्राइस। एक्सक्लूसिव प्राइस में अगर आप एक्सक्लूसिव मतलब एक्स्ट्रा हुआ तो उसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट तब जाकर कॉस्ट तैयार होगा, लेकिन इन लोगों ने प्लस की जगह पर क्या लिखा है लेस लिखा है, लेस लिख दिया है, तो ये इनका रॉन्ग है, false, ये इनका फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया इन लोगों ने टोटल पेमेंट बाय परचेजर। टोटल पेमेंट बाय परचेजर, परचेजर जो टोटल पेमेंट करता है वो क्या होता है, ई एक्स। ई एक्स के साथ हमेशा कौन सा साइन होना चाहिए बेटा, प्लस का होना चाहिए। ई एक्स कभी भी रहेगा ना तो उसके साथ में हमेशा प्लस ही रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने ई एक्स के साथ में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो ये फिर से रॉन्ग है। ठीक है, ये फिर से क्या हुआ फॉल्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए था प्लस होना चाहिए था। ई एक्स के साथ में इंटरेस्ट हमेशा प्लस साइन के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये तो आपका इजी है, ये बताइए मुझे ठीक से, आप खुद से ये ट्रू है कि फॉल्स है। false, क्या है बेटा, देखिए true, डिविडेंड जो है शेयर आपके true, हाथ में, तो डिविडेंड हमेशा कौन से वैल्यू पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू पे ही निकाला जाता है। आपको बार बार बताया गया है डिविडेंड फेस वैल्यू पर। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर निकाला जाएगा, और ब्रोकरेज दलाली ब्रोकरेज हमेशा किस पे निकाली जाती है, मार्केट वैल्यू पर। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, डिविडेंड कंपनी कभी भी डिक्लेयर करती है तो फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये इन लोगों का ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इन लोगों का ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे। डिविडेंड ऑन शेयर्स accrues on the date of the book closure by the company. Dividend on share accrues on the date of book closure by the company. डिविडेंड ऑन द शेयर, शेयर्स के ऊपर जो भी डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो एक्रूज मतलब आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग माना जाएगा ऑन द डेट ऑफ बुक क्लोजर बाय द कंपनी। false, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है ये कंपनी के ऊपर रहता है, वो कभी भी डिक्लेयर कर सकती है। बुक क्लोजर, बुक आप अगर बंद कर रहे हो उसी डेट पर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिविडेंड ऑन द शेयर्स एक्रूज ऑन द डेट ऑफ द बुक क्लोजर बाय द कंपनी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर इज पेड, डिविडेंड ऑन शेयर इज पेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर। तो डिविडेंड तो उसी को मिला जिसने शेयर होल्ड किया है, ये तो बात ठीक बोल रहे हैं। आगे देखा जाए, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ये इनका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक्चुअल डेट ऑफ होल्डिंग
dividend on the share is paid to the holder of the shares on the date of declaration irrespective of his actual period of holding। तो ये इनका रॉन्ग है बेटा, ये एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आपको बताया जिसके हाथ में शेयर्स है या डिवेंचर है उसे पूरे पीरियड का मिलेगा, कब उसने होल्ड किया था कब उसे मिला था उससे कोई मतलब नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? false, बोलिए बेटा। फॉल्स है क्योंकि डिक्लेरेशन से मतलब नहीं है। डिक्लेरेशन तो आप किसी भी डेट को कर सकते हो, जिस दिन को डिक्लेयर करोगे उस दिन तक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे या डिविडेंड कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब उसने होल्ड किया था, जब उसके पास जब से आपका शेयर है तब से उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन कभी भी कर सकते हैं लेकिन डिक्लेरेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने शेयर कब लिया था कब आपने बेचा था उसके हिसाब से आपको क्या है डिविडेंड मिलेगा। डिक्लेयर डेट कभी भी बीच में आ सकता है, डिक्लेयर डेट का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्लासेस में अगर फीस भरना है, क्लासेस में अगर फीस भरना है तो मैंने कब मांगा आपने कब भरा वो मतलब नहीं है। आपकी मर्जी 1 महीने बाद ही पूरा फीस भर दो, आपकी मर्जी 5 महीने बाद पूरा फीस भरो, आपकी मर्जी साल के लास्ट में पूरा फीस भरो। ठीक है, कब डिक्लेयर हो रहा है कब भर रहे हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पूरे साल का आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरे साल का फीस भरना रहेगा, आप जब भी भरो। ठीक है, तो डिक्लेयर तो कभी भी होता है लेकिन वो पीरियड कब से कब हो, कब से कब आपके पास में शेयर था उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम चालू होने वाले हैं। अगर किसी का फीस बाकी है तो अपना आकर ऑफिस में क्लियर करेंगे, नहीं तो एग्जाम के पहले, एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको मीटिंग में बात हुई है, उसके पहले आप फीस क्लियर कर लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपको ग्रुप से निकाल दिए तो आपको एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम से पहले जिनका भी फीस बाकी है अपना क्लियर करके लेंगे। चलिए नेक्स्ट 11th। When bonus share are received, only the nominal value of such bonus, nominal value of such bonus is entered in the investment account। तो नॉमिनल वैल्यू तो फेस वैल्यू होता है, आपको पता है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों एंटर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मल फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये इनका फॉल्स स्टेटमेंट है। When bonus share are received, only the nominal value of such bonus share is entered in the investment account। नहीं, ये आपका ट्रू है बेटा। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जो आपको बोनस शेयर मिलेगा ये किसी एजेंट से नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट कंपनी से मिलता है। बोनस शेयर जो है आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, और बोनस शेयर जब कंपनी से मिलेगा तो कंपनी आपसे क्या है फेस वैल्यू ही लेगी, कोई अन्य वैल्यू नहीं लेगी। ठीक है, तो वापस से बोनस शेयर जो होता है, आपने 10 शेयर मान लीजिए पहले से लिया हुआ है तो उसके ऊपर 2 शेयर आपको बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 2 शेयर आपको बाहर की पब्लिक से नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कंपनी से मिलेगा, और डायरेक्टली कंपनी से मिलेगा तो वो फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू पर देगी। तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कौन सा वैल्यू दिखाओगे? नॉमिनल वैल्यू ही दिखाओगे। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, 12th देखते हैं। When the rights are sold,
जब हम अधिकार बेच देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग, विदाउट सब्सक्राइबिंग, नो एंट्री इज मेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हेन द राइट्स आर सोल्ड, अगर हमने राइट बेचा है विदाउट सब्सक्राइबिंग, विदाउट सब्सक्राइबिंग मतलब किसी भी मूल्य का कैलकुलेशन नहीं किया गया है। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जो हम चंदा टाइप देते हैं या जो उसका अमाउंट देते हैं वो। विदाउट सब्सक्रिप्शन, अगर आपने मनी वैल्यू नहीं रिकॉर्ड की है तो उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी नहीं लिया जाएगा, तो उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस इनका ट्रू है। When the rights are sold, जब अधिकार बेचे गए विदाउट सब्सक्रिप्शन, कोई उसके अंदर मनी का वैल्यूएशन नहीं हुआ, तो नो एंट्री इज मेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इनका ट्रू है। नेक्स्ट 13 देखते हैं। When the rights are sold without subscription, sale proceeds are credited to the profit and loss account। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन किसके अंदर जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि आपने बेचा है और विदाउट सब्सक्रिप्शन, तो इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मतलब नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मतलब होता है, तो ये ट्रू लिखेंगे। क्या कहा गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए क्या रहेगा, नो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या रहेगा, यस, सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखा जाए 14th, 14 नंबर। whether the price is come interest or EX interest, come interest or EX interest, accrued interest is always calculated and entered in the income column in the investment account। तो देखिए, आप कम इंटरेस्ट पर परचेज सेल कर रहे हैं या फिर EX इंटरेस्ट पर, आपको इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना ही पड़ेगा। अगर कम वाला सिस्टम है तो आप टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट काट के कम करके फिर इंटरेस्ट कॉलम में लिखोगे, और अगर EX वाला सिस्टम है तो उसके अंदर आप गिवन अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा अलग से अमाउंट फाइंड आउट करके आप इंटरेस्ट कॉलम में लिखोगे। तो कहने का मतलब है, चाहे EX इंटरेस्ट मेथड हो चाहे कम इंटरेस्ट मेथड हो, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कॉलम में लिखना ही पड़ता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि लिखना ही पड़ता है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं, इट्स ट्रू। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड एंड एंटर्ड इन इनकम कॉलम इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये इन लोगों का ट्रू है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, 15 नंबर। Profit on sale of current investment is transferred to profit and loss account। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब एक साल के अंदर जिसको हम बेचकर हटा सकते हैं। आपको कल वाले लेक्चर में बताया गया था इन्वेस्टमेंट, ये लोग करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दो टाइप का इन्वेस्टमेंट कहते हैं ये लोग, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट सेल किया आपने और उस पर प्रॉफिट हुआ है, आपको करंट इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया और आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, while profit on sale of long term investment is transferred to capital reserve account, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये इन लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इन लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। जो भी प्रॉफिट होगा आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे लॉन्ग टर्म हो या करंट हो,
उनको दोनों को किस में लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेना है। कोई भी एसेट्स हम लोग बेचते खरीदते हैं, उसके अंदर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना होता है। और इन लोगों का ये कहना होता है कि अगर आपने सिक्योरिटी परचेज करते टाइम इंटरेस्ट पहले ही सेलर को पे किया है, तो अब जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपका हुआ। लेकिन आपने पहले से पे नहीं किया है तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको देना पड़ेगा, उसको बुलाकर देना पड़ेगा कि भाई तुमने बेचते टाइम इंटरेस्ट नहीं लिया था, अब इंटरेस्ट आ गया है, ले लो। तो यहाँ पर फिक्स होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है कि कैपिटल में लिखना है। इस बात पर फिक्स होता है कि आपने इंटरेस्ट पहले से सेलर को दे दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने सेलर का इंटरेस्ट पहले से ही दे दिया है तो अब जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। और आप अगर पहले से नहीं दी थे तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कट कर सेलर के पास चला जाएगा, तो वो कैपिटल रिजर्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो है पहले से फिक्स नहीं होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है या फिर कैपिटल रिजर्व में लिखना है। ये फिक्स होता है कि इंटरेस्ट आप दे चुके हो या देना बाकी है उसके ऊपर। अगर देना बाकी है तो कैपिटल रिजर्व में इंटरेस्ट दिखाओगे, और अगर दे चुके हो तो जो अब इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी कमाई है, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे, इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है तो इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट एट द ईयर ऑफ एंड। तो साल के लास्ट में जब उसका कैलकुलेशन करोगे तो उसे कॉस्ट प्राइस पर आप लिखोगे। तो आपको पता है कोई भी एसेट्स हम एट कॉस्ट ही लिखते हैं, उसका फेस वैल्यू पर एसेट्स के अंदर नहीं दिखाया जाता। एसेट्स में आप अगर लिख रहे हो तो उसका कीमत आपको कितने में पड़ा है। फर्नीचर आपने खरीदा तो कितने में आपको पड़ा है वो लिखोगे, मशीनरी कितने में पड़ा आपको वो लिखोगे। ठीक है, अगर मशीनरी का प्राइस 2 लाख था लेकिन डिस्काउंट करके आपको 1.5 लाख में ही मिल गया तो 2 लाख नहीं लिखोगे, 1.5 लाख लिखोगे जितने में आपको मिला है, जो आपको कॉस्ट पड़ा है। तो हमेशा इन लोगों ने कहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए रूल, इन लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम रूल बनाया है नंबर 13। तो नंबर 13 के हिसाब से मेन सब इन्वेस्टमेंट में नंबर 13 के हिसाब से बात की जाती है। तो नंबर 13 के हिसाब से अकाउंटिंग सिस्टम 13 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस ही एट द एंड ऑफ ईयर रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो ये इनका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 17 लास्ट है अपना ट्रू फॉल्स के लिए। नॉमिनल वैल्यू कॉलम, नॉमिनल वैल्यू कॉलम इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ओनली मेमोरेंडम कॉलम। तो देखिए, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कॉलम हम क्यों बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, सिर्फ एक याद के लिए उस प्राइस पर ना तो खरीदा जाता है ना तो बेचा जाता है। तो फेस वैल्यू पर ना तो बेचा जाता है ना तो खरीदा जाता है, फेस वैल्यू पर ना तो बेचा जाता है और ना ही खरीदा जाता है। फेस वैल्यू सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं याद के लिए कि हाँ भाई इसका फेस वैल्यू इतना है। क्यों? क्योंकि उस पर बाद में जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो उसी पर मिलेगा। जब डिविडेंड मिल रहा रहेगा तो आप याद करोगे कि कितना उसका फेस वैल्यू था भाई, तो वो क्या है, फेस वैल्यू आपको देखकर मिलेगा। ठीक है, तो बेचोगे खरीदोगे कौन से वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर। बेचोगे खरीदोगे कौन से वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर। और फेस वैल्यू सिर्फ याद रखने के लिए, याददाश्त के लिए रिकॉर्ड करोगे फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये इनका ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पर ट्रू लिखा जाएगा। ठीक है, बताइए भाई ये लास्ट वाला समझा आपको? Yes, sir. ओके देन लेट्स फॉर
चलिए थोड़ा मैच द कॉलम देखते हैं हम लोग। मैच द कॉलम्स। चलिए बेटा, ये जो आपके पास मैच द कॉलम है, इसे जरा ट्राई करते हैं। फर्स्ट जो आपको लिख कर दिया हुआ है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, तो आपको बताया गया था दो चीज, एक डिवेंचर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। डिवेंचर पर परसेंटेज लिखा रहता है 9%, 10%, तो इसका इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स रहता है। तो इसके ऊपर जो आपको इनकम होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। आपने डिवेंचर खरीदा हुआ है तो उस पर इनकम आपकी फिक्स रहेगी। लेकिन इक्विटी शेयर पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और ये जो डिविडेंड है ये फिक्स नहीं होता है। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो आपको डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो बोलिए, ये लोग फिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिक्स में क्या आना चाहिए, डिवेंचर। बोलिए डिवेंचर डिवेंचर। कौन से नंबर पर दिख रहा है, ई, पांचवा। डिवेंचर कौन से नंबर पे दिख रहा है, ई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई, यहाँ पर डिवेंचर वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इन लोगों ने दिया हुआ है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। तो वही बात हो गया, वेरिएबल किस पर होता है, इक्विटी शेयर पे। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एच। एच, बरोबर है, इक्विटी शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन लोगों ने पूछा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द। कभी भी इंटरेस्ट आप किस पर कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पर फेस ना, वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर नहीं, फेस वैल्यू पर। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, तो बताइए नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहां पर है, के। के में, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूज, मतलब ये क्या हो गया कि सिक्योरिटी जो भी है, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, एक्रूज मतलब आउटस्टैंडिंग होती है। इसका चेक कीजिए कौन सा हो सकता है। पहला लिखा है ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड इन एडवांस, ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड इन एडवांस। तो ये आपका सही जवाब है ए ही, फोर्थ का ए सही जवाब है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूज, एक्रूज मतलब कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो उसका आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है वो पहले से ही क्या रहता है, फिक्स रहता है इन एडवांस। मतलब उसका टाइम हो गया है, आउटस्टैंडिंग वाला है, तो वो पहले से ही क्या है, फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, उसको बाद में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसका क्या है, टाइम हो चुका है, वो फिक्स्ड हो गया है।
तो फोर्थ का इसके अंदर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारे पास इंटरेस्ट इज पेड। इंटरेस्ट पेड किया जाता है तो किसको? होल्डर को पे किया जाता है, जो उसका होल्डर होगा। और कब उसने होल्ड किया था उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसे टोटल ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो चेक कीजिए कौन सा जमेगा इसको। ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इंटायर टू द बिलोंगिंग टू द सेलर द बिंग ए सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑन फीफो बेसिस टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए होल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। जी। इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा? होल्डर को, ऑन द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। कब उसने खरीदा था उससे मतलब नहीं है, कंपनी क्या करेगी? 6 महीने का देगी। कब उसने एक्चुअली होल्ड किया था उससे मतलब नहीं है, कंपनी उसको 6 महीने का देगी। तो इंटरेस्ट हमेशा पे किया जाता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसको, और इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज होल्डिंग, कब उसने खरीदा था उससे मतलब नहीं है, उसको कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। if a security is transferred on 31st March 2013, 31st March 2013 पर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया है, मतलब बेचा है, तो 31st मार्च पर अगर आपने बेचा है तो ये तो साल की एंडिंग डेट है, साल की एंडिंग डेट है। तो इसके बारे में ये लोग क्या कहना चाहते हैं, देखा जाए कौन सा हो सकता है सही। On the last day of the financial year, if the security, फाइनेंशियल ईयर का तो लास्ट डेट यही होता है। ये क्या लिखा है? द इंटायर इंटरेस्ट अप टू 31st मार्च बिलोंग टू सेलर। ये सही है आपका। देखिए ये लोग क्या बता रहे हैं कि आपने ट्रांसफर किया मतलब सेल किया, कब? 31st मार्च को। तो जो सेलर है वो 31st मार्च को अगर सेल कर रहा है तो 31st मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट क्या है, उसी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द इंटायर इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट 31st मार्च तक का किसको मिलना चाहिए? सेलर को मिलना चाहिए। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, सिक्योरिटी अगर 31st मार्च को बेची गई है तो 31st मार्च तक सिक्योरिटी जो है सेलर के पास था, तो उस दिन तक का पूरा इंटरेस्ट जो है सेलर को ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर एक्रूज, तो ये तो पहले वाले जैसा ही हो गया ना। कौन सा था ऐसा? चौथा। चौथे और सातवें की वर्डिंग देखिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूज, डिविडेंड ऑन शेयर एक्रूज, तो दोनों की वर्डिंग क्या है? लगभग सेम ही है। ठीक है, तो डिविडेंड कब आउटस्टैंडिंग माना जाता है? तब से आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, शेयर्स का जो मेन वर्ड होता है, शेयर के ऊपर डिविडेंड क्या है? डिक्लेयर होता है। तो जिस दिन डिक्लेयर हो गया उस दिन से देना बाकी है, ऐसा माना जाएगा। तो चेक कीजिए यहाँ पे जे ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, जे ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑन द डेट इट इज डिक्लेयर्ड। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उस दिन से आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। ठीक है, जब यस तक सर। डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ, जो डिवेंचर वगैरह के ऊपर या दूसरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रहता है, जैसे चौथा आपने पढ़ा, तो चौथे में क्या होता है? उनका फिक्स रहता है, डेट फिक्स रहता है कि इसी डेट पर मिलेगा, इसी डेट पर क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा, देना रहेगा। लेकिन शेयर किसके ऊपर चलता है? डिक्लेरेशन पर। जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन से आउटस्टैंडिंग माना जाता है, उसके पहले रूल कहता है कि जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए, इसके बाद मैंने आपको
ऑब्जेक्टिव के कई पेज आपको सेंड किए थे, आपको ऑब्जेक्टिव का मैंने कई पेज सेंड किया था, आप उसे ट्राई कीजिए। मैं आपको उसके आंसर का जो चार्ट है, आंसर का चार्ट आपको सेंड करता हूं। आंसर का चार्ट आपके पास रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक आपके है। पास क्या बच गया है, वन वर्ड बचा हुआ है और फिल इन दी ब्लैंक्स बचा हुआ है जो मैंने भेजा है। वन वर्ड और फिल इन दी ब्लैंक्स बचा हुआ है, तो उसे आप मैं आंसर देता हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से मैच ही करते हैं। तो दो टाइप का ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, मैच द कॉलम्स और ट्रू फॉल्स। दो टाइप का ऑब्जेक्टिव आप कीजिए, वन वर्ड और फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है। ओके सर।